ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अभी आने के तो फिर भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। राइट, सो हमने जो सोडियम है, ठीक है, सो वो वहां पे देखा था। जो इलेक्ट्रोलाइट्स में पहले सोडियम और पोटेशियम हमने देखा था, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते क्या है। सोडियम जो है, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव जो है कैटायन जो है वो होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होता है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो जो हम बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, तो वहां पे अगर सोडियम अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, सो पोटेशियम जो है लो लेवल में रहेगा ने, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। So it is responsible for maintaining the extracellular fluid volume and also for regulation of membrane potential of the cells. Sodium is exchanged along with potassium across cell membranes as part of active transport. Sodium regulation occurs in the kidney. The proximal tubule is where the majority of the sodium reabsorption takes place. ठीक है, सो जो proximal tubule है, ठीक है, तो वहां पे जनरली जो सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो इन द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल सोडियम अंडरगोज रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस via sodium chloride symporters, which is by the action of the hormone aldosterone. So among the electrolyte disorder, hyponatremia is the most frequent. ये हमने कल देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर में हाइपोनेट्रीमिया की ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत कॉमन है, ठीक है। सो डायग्नोसिस इज व्हेन द सीरम सोडियम लेवल्स लेस देन 135 mmol पर लीटर और जो हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है, सो इसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी हम देख सकते हैं। सो पेशेंट्स में प्रेजेंट विथ हेडेक, confusion, nausea, deliriums. Hypernatremia presents when the serum sodium levels greater than 145 millimole per liter. Symptoms of hypernatremia include tachypnea, sleeping difficulty, and feeling restless. So rapid sodium corrections can have serious consequences like cerebral edema and osmotic demyelination syndrome. Okay. Then potassium. So potassium is mainly an intracellular ion. Sodium potassium adenosine triphosphatase pump has the primary responsibility for regulating the homeostasis between sodium and potassium, which pumps out sodium in exchange for potassium, which moves into the cells. In the kidneys, the filtration of potassium takes place at the glomerulus. The reabsorption of potassium takes place at the proximal convoluted tubule. ठीक है, तो जहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वहां पे ही पोटेशियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस, ठीक है, हेनल्स लूप जो कहते हैं उसको। सो पोटेशियम सिक्रीशन ऑकर्स एट द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल, और जो सिक्रीशन होता है वो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल में होता है। Aldosterone increases potassium secretion. Potassium channels and potassium chloride co-transporters at the apical membrane also secrete potassium. Potassium disorders are related to cardiac arrhythmias, ठीक है, जो rhythmic problem वहाँ पे होती है। So hypokalemia occurs when serum potassium levels under 3.6 millimole per liter. Weakness, fatigue, and muscle twitching present in hypokalemia. Hyperkalemia occurs when the serum potassium levels above 5.5 millimole per liter, which can result in arrhythmias, muscle cramp, muscle weakness, rhabdomyolysis, myoglobinuria are presenting signs and symptoms in hyperkalemia. ठीक है, तो ये हमने जो है कल देखा था, ठीक है। उसके बाद आज जो है हम देखेंगे क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सॉरी कैल्शियम देखेंगे, उसके बाद बाइकार्बोनेट, क्लोराइड है, राइट, उसके साथ मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ठीक है। तो ये सारे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सोडियम और पोटेशियम हमने देख लिया, राइट। उसके बाद में कैल्शियम। सो कैल्शियम हैज अ सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल रोल इन द बॉडी,
इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। इट इज इन्वॉल्व इन द स्केलेटल मिनरलाइजेशन, ठीक है, जो बोन्स का स्ट्रक्चर जो बनाने के लिए, वो बोन्स जो है वो फॉर्म करने के लिए जनरली कैल्शियम जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो it is involved in skeletal mineralization, contraction of muscles, the transmission of nerve impulse, blood clotting and secretion of hormone, ठीक है। सो किस किस जो है इसमें जो कैल्शियम है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो स्केलेटल मिनरलाइजेशन में, ठीक है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें, ठीक है, उसके साथ में जो नर्व इम्पल्सेस है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने में जो कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कैल्शियम होता है। ये उसके साथ जो सीरम सॉरी जो हार्मोन का सिक्रीशन है उसके लिए भी कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है। सो जो डाइट है, ठीक है, जनरली जो एक प्रीडोमिनेंट सोर्स माना जाता है कैल्शियम का, राइट। सो इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो कैल्शियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, ज्यादातर पाया जाता है। Absorption of calcium in the intestine is primarily under the control of hormonally active form of vitamin D, right? So जो absorption होता है कैल्शियम का हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, सो वो किसके कंट्रोल के अंदर होता है? तो ऑब्वियस है उसके लिए विटामिन डी जो है उसका एक्टिव फॉर्म लगता है, ठीक है। विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है, ठीक है, पर उसका एक्टिव फॉर्म जो है, ठीक है, वो सिंथेसिस होने के लिए, ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है उसका एक्टिव फॉर्म बनाने का, ठीक है, तो वो स्किन के अंदर होती है या फिर किडनी जो है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली उसमें जो है विटामिन D3 जो है वो बनता है, जिसको D3 को केमिकल नेम है 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3, राइट। सो D3 विटामिन कहते हैं उसको। सो वो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर्ली वहां पे होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर कैल्शियम जरूरी है तो विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है। सो डाइट जो है वो हम प्रीडोमिनेंट यानी ये जो सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है, तो प्रीडोमिनेंट रहता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ जो कैल्शियम है हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका, ठीक है, सो प्राइमरीली वो जो है विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, ठीक है, उसके कंट्रोल के अंदर होता है जनरली, ठीक है। जो भी हम बोल सकते हैं कि हार्मोनली एक्टिव जो विटामिन डी रहेगा 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कहा जाता है उसको, सो जनरली जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है ना, किस प्रोसेस को? कैल्शियम सिक्रीशन को, राइट। सो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है, ठीक है, वो भी कैल्शियम सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है, और पर्टिकुलरली वो किडनी में होता है, एक तो स्किन के अंदर, ठीक है, और यानी जो सेल्स में, और उसके बाद में किडनी में, ठीक है, जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो वहां पे कैल्शियम का सिक्रेशन होता है। कैल्सिटोनिन acts on bone cells to increase the calcium levels in the blood, ठीक है। सो जो कैल्सिटोनिन है, ठीक है, सो वो जनरली वहां पे वर्क करता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड में जो है, ठीक है, कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो जो कैल्सिटोनिन है हाँ, सो जो कैल्सिटोनिन है जनरली वो आपको पता होगा कि एक प्रकार का हार्मोन ही है, ठीक है। सो जो भी सी सेल्स है हमारे बॉडी के, ठीक है, उसको पैराफोलिकुलर सेल्स भी कहा जाता है हमारे बॉडी के, तो वहां से जो है ये कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो ये जनरली जो कैल्सिटोनिन है, ठीक है, तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट की जो लेवल्स है ब्लड में, ठीक है, सो वो रेगुलेट करता है, ठीक है। सो यानी ये जनरली जो कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है, ये जो एक्शन होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का, ठीक है, उसको अपोज करता है जनरली, ठीक है। सो जो कैल्सिटोनिन एक्ट्स ऑन बोन सेल्स टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है, और पैराथायरॉइड जो है, ठीक है, वो इसके अपोजिट काम करेगा, यानी जो कैल्शियम लेवल्स है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। पर कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम और उसके साथ फॉस्फेट जो लेवल्स है वो रेगुलेट करने का काम करता है।
ठीक है। So hypocalcemia diagnosis requires checking the serum albumin level to correct for total calcium, and the diagnosis is when the corrected serum total calcium levels are less than 8.8 mg per dl. Okay? So hypocalcemia जो है यानी लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। सो ये किस तरह से इसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, जनरली जो सीरम अल्बुमिन लेवल्स होते हैं कैल्शियम के, ठीक है, सो वो वहां पे टोटल कैल्शियम जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं कि करेक्टेड सीरम लेवल जो है, ठीक है, वो लेस देन 8.8 mg पर डीएल होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म है, तो उस कंडीशन में जनरली जो लेवल्स होती है वो 8.8 mg तक जो है वो चली जाती है, राइट। सो जो सीरम कैल्शियम लेवल्स है, ठीक है, सो वो जनरली जो भी पोस्ट थायराइडेक्टमी पेशेंट्स है, ठीक है, उसको रेकमेंड जनरली की जाती है, ठीक है, सी चेकिंग सीरम कैल्शियम लेवल्स जो है, राइट। सो हाइपरकैल्सीमिया is corrected when the serum total calcium levels exceed 10.7 mg per dl, ठीक है। सो तो यहाँ पे जो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन है वो कब करेक्टेड की जाती है, जब सीरम लेवल जो है, ठीक है, 10 से ज्यादा जो है 10.7 से ज्यादा अगर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तब, ठीक है। जनरली ये कंडीशन जो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ठीक है, सो वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया जो है, ठीक है, ये हम ये कंडीशन जो है और भी सीवियर हो सकती है, ठीक है। ये जनरली पैराथायराइड हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन की वजह से ये कंडीशन और भी क्रिटिकल होते जाती है। उसके बाद बाइकार्बोनेट, ठीक है, सो बाइकार्बोनेट अदर एक इलेक्ट्रोलाइट है। सो the acid base status of the blood drives bicarbonate levels. The kidneys predominantly regulate bicarbonate concentration and are responsible for maintaining the acid base balance, ठीक है। सो जो बाइकार्बोनेट है एक्चुअली वाटर एसिड बेस बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस जो है ये एक साथ चलती है। ये जो मैकेनिज्म है ये हम डिफरेंटली भी देखने वाले हैं, ठीक है। So the acid base status of the blood that drives bicarbonate levels. The kidney predominantly regulate bicarbonate concentration and are responsible for maintaining the acid base balance. Kidneys reabsorb the filtrate bicarbonate and also generate new bicarbonate by net acid excretion. So तो यहाँ पे जो किडनी है, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो भी फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसको रीअब्सॉर्ब करती है और उसके साथ में जो है नया जो बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल होगा उसको जनरेट करती है, ठीक है। सो जैसे जैसे एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे नई जो प्रोडक्ट है वहां पे वो सीक्रेट करने लगेगी या फिर जनरेट करने लगेगी। सो जनरली जब भी अमोनिया का एक्सक्रीशन वगैरह होता है, राइट, तो तभी ये जो नया जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो वो वहां पे जनरेट होने लगता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जब बाइकार्बोनेट की लेवल्स हमारे बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से डायरिया होता है, राइट। सो तो नहीं सॉरी, डायरिया जब होता है, राइट, उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बाइकार्बोनेट के लेवल्स भी जो है वो कम होने लगते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो है एसिड बेस रेगुलेशन है उसमें इम्बैलेंस हमको दिखाई देता है, राइट। उसके बाद magnesium is an intracellular cation. Magnesium is mainly involved in ATP metabolism, right? Adenosine triphosphate bond उसके मेटाबॉलिज्म में यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जनरली वो काम में आता है। सो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन एटीपी मेटाबॉलिज्म, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। सो प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड न्यूरोट्रांसमीटर is released, right? So तो जनरली जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एक प्रकार का इंट्रासेल्युलर कैटायन है जो सेल्स में, ठीक है, जो होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको इंट्रासेल्युलर बोला जाता है, राइट।
सो मैग्नीशियम जनरली किस किस वर्क में इन्वॉल्व होता है? सो एक तो एटीपी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके साथ में जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है उसमें, ठीक है, उसके साथ में न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है प्रॉपर अगर होनी चाहिए तो मैग्नीशियम की जरूरत होती है, ठीक है, और जो भी न्यूरो रिलीज होता है, ठीक है, उसके रिलीज के लिए मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है। सो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, सो कैल्शियम जो है, ठीक है, उसका रीअपटेक होता है, ठीक है, किसकी वजह से? सो जो कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपीज है, ठीक है, सो उसकी वजह से, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, सो वो जनरली मैग्नीशियम को जो है वो लेके आता है, ये जो कैल्शियम का रीअपटेक है, ठीक है, सो वो करने के लिए, और जो कैल्शियम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको लेके आता है जो भी एटीपीज होंगे, ठीक है। सो hypomagnesemia occurs when the serum magnesium levels are less under 1.46 mg per dl, ठीक है। सो मैग्नेशिया की कंडीशन कब दिखाई देती है? जब सोडियम सीरम लेवल जो है मैग्नीशियम के, ठीक है, तो वो 1.46 mg पर डीएल से भी कम होने लगते हैं, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है हाइपोमैग्नेसीमिया, ये कब होती है? जब जो इंडिविजुअल है बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होगा, या फिर अल्कोहल रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर रीनल लॉसेस बहुत हो रहे हैं, ठीक है, जिसको रीनल लॉसेस को वेंट्रिकुलर अरिथमिया भी कहा जाता है। इम्प्रॉपर जो है वहां पे हम बोल सकते हैं कि रीनल लॉसेस वहां पे होते हैं, ठीक है। सो तो ये हमने देखा कि हाइपोमैग्नेसीमिया जो है, ठीक है, तो उसमें जो सीरम लेवल्स है, ठीक है, तो 1.46 से भी mg पर डीएल से भी कम होने लगते हैं। उसके बाद में क्लोराइड। सो क्लोराइड इज एन एनायन फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, राइट। सो जनरली जो क्लोराइड होता है एक एनायन होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जनरली ये पाया जाता है, ठीक है। सो जो किडनीज होती है, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंटली रेगुलेट करती है जो भी सोडियम क्लोराइड लेवल्स है उनको, ठीक है। सो जो भी सोडियम क्लोराइड लेवल्स है उसको जो किडनीज है वो प्रीडोमिनेंटली रेगुलेट करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द क्लोराइड जो है, ठीक है, जो भी ग्लोमेरुलस जो है उसके थ्रू फिल्ट्रेट होता है, और फिर ये फिर से रीअब्सॉर्ब होता है कहाँ पे? सो जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, और मेजरली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। और ये जो रीअब्सॉर्प्शन हम बोल रहे हैं तब से, जो सोडियम पोटेशियम या फिर क्लोराइड जो है, ठीक है, ये रीअब्सॉर्प्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ठीक है, तो एक तो बोथ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव या फिर पैसिव या फिर बोथ, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है जो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस वहां पे होता है बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट, जहाँ पे एनर्जी की जरूरत भी हो लगती है या फिर विदाउट एनर्जी भी वो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सो हाइपर क्लोरेमिया, ठीक है, हाइपर क्लोरेमिया कैन ऑकर ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बाइकार्बोनेट लॉस, ठीक है। सो जो हाइपर क्लोरेमिया की कंडीशन है जहाँ पे क्लोराइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है। सो ये कंडीशन कब होती है? जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो स्पेस है, ठीक है, सो वहां पे जो है बाइकार्बोनेट जो है वो लॉस वहां पे होने लगता है। उसके बाद में हाइपर क्लोरेमिया, ठीक है, हाइपोक्लोरेमिया जो है कब प्रेजेंट रहता है? ठीक है, जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है हमको, ठीक है, या फिर जैसे एक्सेस वाटर जब गेन होता है, ठीक है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह कंडीशन में हम देखते हैं, तो हाइपर हाइपर क्लोरेमिया जो है वो कंडीशन हम देख सकते हैं जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह होता है, ठीक है, एक्सेस वाटर अगर गेन होता है या फिर वोमिटिंग की कंडीशन वगैरह देखती है, ठीक है, तब हाइपोक्लोरेमिया का कंडीशन हमको वहां पे दिख सकता है, राइट। उसके साथ में एक लास्ट जो है फॉस्फोरस, राइट। सो बेसिकली फॉस्फोरस जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड
जो है कैटायन माना जाता है उसको, ठीक है। सो 85% जो है टोटल बॉडी का फॉस्फोरस है, तो वो हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक तो बोन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 85% जो टोटल बॉडी फॉस्फोरस है, एक तो बोन में प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ में टीथ जो है, ठीक है, उसमें एक्चुअली टीथ में जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट इस फॉर्म में जनरली वो प्रेजेंट रहता है। और जो सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है, उसमें जो रिमेनिंग 15% बचता है, ठीक है, तो वो 15% कहाँ पे रहेगा, जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होंगी तो वहां पे। तो इस तरह से 100% जो है कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। सो 85% जो है, एक तो हम बोल सकते हैं कि बोन्स में, टीथ में, ठीक है, और बाकी का 15% जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम, सॉरी फॉस्फोरस, राइट। उसके बाद में फॉस्फेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। सो जो फॉस्फोरस है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बेसिकली ये एक वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, ठीक है, सो वहां पे एक मेन कंपोनेंट करके वो काम करता है। और मोस्ट ऑफ द जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और उसके साथ में न्यूक्लियोटाइड जो हम देख रहे हैं, राइट, तो वहां पे जनरली ये काम करता है। सो जो फॉस्फेट है, ठीक है, सो ये साइमल्टेनियसली जो है वो रेगुलेट होते रहता है, ठीक है। एक तो कैल्शियम के साथ में, ठीक है, अंडर विटामिन D3, ठीक है, उसके साथ जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसके साथ, और कैल्सिटोनिन, ठीक है। सो तो जो फॉस्फेट है, ठीक है, सो फॉस्फेट इज रेगुलेटेड साइमल्टेनियसली विद कैल्शियम बाय विटामिन D3, PTH एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। सो जो रेगुलेट होता है तो बाय विटामिन D3, PTH एंड कैल्सिटोनिन। सो जो किडनीज है, ठीक है, सो ये जनरली प्राइमरी अवेन्यूज जो है फॉस्फोरस एक्सक्रीशन की, वो कहलाई जाती है, ठीक है। ऐसा अगर फॉस्फोरस इम्बैलेंस अगर होता है, ठीक है, तो वहां पे जो फॉस्फोरस इम्बैलेंस है वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है एक्चुअली। एक तो डाइटरी इनटेक की वजह से, राइट, उसके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से, और जो एक्सक्रीशन होता है किडनीज के थ्रू, ठीक है, so उसकी वजह से इम्बैलेंस वहां पे फॉस्फोरस का हो सकता है, ठीक है। पर जो है इम्बैलेंस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर जो है, ठीक है, वो बहुत कम है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर बैलेंस, राइट। हाँ, वाटर, सॉरी, मैकेनिज्म ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि वाटर इम्बैलेंस जो है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर इम्बैलेंस है, तो वहां पे पहले तो जो रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक है, ठीक है, सो वो हम पहले देखेंगे। जनरली जो फ्लूइड है, ठीक है, सो वो बॉडी के थ्रू जो है, ठीक है, वो एंटर होता है, राइट। सो एक तो जिसको प्री फॉर्म्ड वाटर हम बोलते हैं, ठीक है, प्री फॉर्म्ड वाटर यानी एक तो फूड के थ्रू, ड्रिंक के थ्रू जो है इंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो एक वो रहता है मेटाबॉलिक वाटर, राइट। सो ये जो रहते हैं एज ए मेटाबॉलिक वाटर जो है उसको हम कहते हैं, राइट। सो एक कांस्टेंट सप्लाई जो है वाटर का वो बहुत जरूरी है, ताकि जो भी फ्लूइड है, ठीक है, उसको रिप्लेनिश कर सके, ताकि जो भी फ्लूइड लॉस है उसको रिप्लेनिश कर सके, ठीक है। जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, स्वेटिंग है एंड यूरिनेशन है, इसके थ्रू जो लॉसेस हो रहा है, होता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेनिश कर सके। तो इसके लिए जो है कांस्टेंट सप्लाई जो है वाटर का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अगर वाटर इनटेक की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो जो फ्लूइड है जनरली हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में, ठीक है, सो वो किस तरह से एंटर होता है, ठीक है। सो फ्लूइड कैन एंटर द बॉडी एज अ प्रीफॉर्म्ड वाटर, ingested food and drink, and to a lesser extent as a metabolic water that is produced as a byproduct of aerobic respiration, राइट, जो सेल्स के अंदर होती है जो प्रोसेस जो है वो,
and dehydration synthesis. A constant supply is needed to replenish the fluids lost through normal physiological activities such as respiration, sweating, and urination. So, water generated from biochemical metabolism, ठीक है, बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसका जो मेटाबॉलिज्म रहेगा, ठीक है, वो बायोकेमिकल कहलाता है, राइट. सो जनरली जो वाटर जनरेटेड from the biochemical metabolism of nutrients provides a significant proportion of daily water requirement for some arthropods and desert animals, but it provides only a small fraction of a human necessary intake. In normal resting state, the input of water through ingested fluid is approximately 2500 ml per day, right? So जो वाटर का कंटेंट है, ठीक है, जो इनपुट है वाटर का हमारे इंजेस्टेड फ्लूइड के थ्रू, तो वो कितना होता है 2500 ml पर डे के हिसाब से हमको रहता है. हम कह सकते हैं 2.5 लीटर जो है पर डे का हमको उसकी नीड होती है 2.5 लीटर की, राइट. सो जो बॉडी वाटर होमियोस्टेसिस है, सो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, सो ये जो है प्रोसेस, ये जनरली जो भी किस वजह से रेगुलेट होती है, किसके थ्रू रेगुलेट होती है, ठीक है, जो बॉडी वाटर होमियोस्टेसिस ये जो प्रोसेस है, ठीक है, सो ये किसके थ्रू रेगुलेट होती है, तो एक तो इंजेस्टेड जो फ्लूइड है उसके थ्रू, ठीक है, यानी जनरली जो थर्स्ट के थ्रू जो है जब हम देखते हैं, ठीक है. So thirst is a basic instinct or urge that drives an organism to ingest water. Okay, so thirst जो ऐसी एक कंडीशन है, ठीक है, कि नेचुरली हम देखते हैं कि जो है ह्यूमन बॉडी जो है फूड जो है वो नेचुरली इंजेस्ट करती है, right? So thirst is a sensation created by the hypothalamus, right? So जो ये thirst है, ठीक है, सो ये जनरली हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, so उसके थ्रू ही जो है ये सेंसेशन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है. सो द थर्स्ट सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जनरली हाइपोथैलेमस को थर्स्ट सेंटर कहा जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी का. सो थर्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन which is slowly regulated by homeostasis. So होमियोस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट होता है, राइट. सो उसके बाद में हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है जो सिग्नल्स पहुंचती है, ठीक है, सो जो भी यानी हाइपोथैलेमस के थ्रू जो भी ऑस्मोस रिसेप्टर्स जो है, ठीक है, सो उसके थ्रू जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स जो है, ठीक है, तो वो जनरली सिग्नल्स भेजते हैं. सो अगर हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट की अगर बात करें, ठीक है, सो जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे, ठीक है, वो बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर वो जनरली जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, सो वहां पे जो भी हम बोल सकते हैं कि होम्योथेरेपी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनमें जो होम्योथेरेपी प्रोसेस होती है वो जनरली होती है, ठीक. तो ये भी एक होम्योथेरेपी जो प्रोसेस ही है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें चेंजेस आने के कारण जो है एक थर्स्ट की फीलिंग जो है वो वहां पे आने लगती है, ठीक. सो तो उसके थ्रू जो ऑस्मो रिसेप्टर जो है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक तो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वो सिग्नल्स भेजते हैं, और फिर हम जो देखते हैं कि अगर सपोज प्लाज्मा में अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, सो जो यानी जिसको हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है, सो ये क्या करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स जो चेंजेस जो है, ठीक है, जैसे प्लाज्मा में अगर प्लाज्मा जो है उसमें फ्लूइड का कंटेंट अगर कम हो रहा है, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि नहीं अभी प्लाज्मा में जो है वाटर का कंटेंट कम हो रहा है, ठीक है, यानी थर्स्ट की कंडीशन हो रही है, तो हमारी बॉडी के लिए फिर वाटर की जरूरत है, राइट. इस तरह से, सो
तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करेंगे जो भी चेंजेस है, ठीक है उसको, ठीक है। और जब भी ऑस्मोलरिटी जो है ब्लड की, उसमें अगर चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी चेंजेस यानी वो और भी डाइल्यूट होते जाता है, यानी कम डाइल्यूट होते जाता है, सॉरी कम डाइल्यूट होते जाता है, ठीक है। और वाटर डिफ्यूजन जो है वो वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो और जो ऑस्मो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं उसके आउटसाइड जो है वहां पे भी चेंजेस हम देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट है उसमें क्या होता है जनरली, जो भी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, ठीक है, तो वो क्या होते हैं एक्सपांड होने लगते हैं, ठीक है। अगर थर्स्ट की कंडीशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो भी सेल्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे एक्सपांड होते जाएंगे, ठीक है। जब ये ब्लड प्लाज्मा जो है जैसे जैसे डाइल्यूट होते जाएगा, जैसे जैसे जो प्लाज्मा है उसमें फ्लूइड का कंटेंट कम होते जाएगा, ठीक है, वो फिर से डाइल्यूट होते जाते हैं, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं कि वहां पे जनरली अदर जो कंपोनेंट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन फिर हाई होने लगता है, ठीक है। सो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है जब हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है उसको जब डिटेक्ट करने लगती है, हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मींस जो है लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है वहां पे, ठीक है। सो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर है जब हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, सो वो क्या करते हैं फिर जो हाइपोथैलेमस है उसको सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। जो उसकी वजह से क्या होता है एक बायोलॉजिकल सेंसेशन जो है, ठीक है, थर्स्ट का, वो वहां पे हमारे बॉडी में क्रिएट होने लगता है, ठीक है। और ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्चुअली और जो वैसोप्रेसिन है, ठीक है, सो उसको स्टिमुलेट भी करते हैं, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक है। सो जनरली ये जो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, वो फिर से रिड्यूस होने लगती है, ठीक है, और फिर वो नॉर्मल लेवल्स पे आने लगती है, ठीक है। सो यानी ऑस्मो रिसेप्टर जो है उसका मेन रोल है यहाँ पे, वो सिग्नल्स भेजता है हाइपोथैलेमस के यहाँ पे, ठीक है। फिर उसकी वजह से फिर जो एक बायोलॉजिकल सेंसेशन जो है वो क्रिएट होने लगती है, और उसके साथ में जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो क्या करेगा वैसोप्रेसिन जो है, ठीक है, उसको सिक्रेट होने करने देगा, ठीक है। और उसको सिक्रेट होने के बाद वो अगर सिक्रेट होगा, ठीक है, तो अपने आप जो है प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो है, ठीक है, तो वो वहां पे रिड्यूस होने लगेगी, और जो नॉर्मल लेवल्स है वो वहां पे मेंटेन होने लगेगी, ठीक। तो इस तरह से जो है हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट होती है, ठीक है। तो वाटर इनटेक जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ठीक है, उससे भी थर्स्ट जो है वो क्रिएट होती है, राइट। सो अनदर वे थ्रू व्हिच द थर्स्ट इज इंड्यूस्ड इज थ्रू एंजियोटेंसिन 2, okay? So one of the hormone involved in the renin angiotensin system, ठीक है। so जो another way है, another way है, ठीक है, जिसके कारण जो थर्स्ट जो है, ठीक है, वो इंड्यूस होने लगती है, ठीक है, वो है एंजियोटेंसिन, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक। तो जनरली इसमें पाए जाने वाला एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, ये जो हार्मोन है इसकी वजह से ही जो है थर्स्ट की कंडीशन हम देख सकते हैं, राइट। सो एक तो हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मेडिएटेड थर्स्ट, राइट। सो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ठीक है, सो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक पाथवे है, ठीक है। सो जनरली ये जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, उसके साथ डील करती है, ठीक है। सो उसके साथ में जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर है उसके साथ भी जो है जनरली डील करते हुए दिखाई देती है, राइट। यानी जो प्रोसेस होगी, ठीक है, वो किडनी में जो है वहां पे होगी, राइट। जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, ठीक है, प्लाज्मा लेवल जो है, ठीक है, या फिर प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी जो है, ठीक है, वो मेंटेन करना हो, ठीक है, तो वो जनरली जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसके थ्रू ही वहां पे होती है। सो जो
जो किडनी के मैक्युला डेंसर सेल्स है, ठीक है, जो वॉल्स पे रहते हैं जनरली, जो असेंडिंग लूप है, ठीक है, सो उसके, ठीक है, सो जो मैक्युलर डेंसर सेल्स है वो भी एक ऑस्मो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है, सो उसके साथ में जो जो जनरली ये मैक्युलर डेंसर सेल्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे साथ में, जो भी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, ठीक है, सो उसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस को ना करते हुए ये किसे स्टिमुलेट करेंगे, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो जेजीए बोलते हैं हम, किडनी का एक पोर्शन होता है, ठीक है, तो जब मैकुलर डेंसर जो है वो जब स्टिमुलेट होगा, ठीक है, हाई ऑस्मोलरिटी के कारण, जब हाई ऑस्मोलरिटी के कारण जब मैकुलर डेंसर जो है, ठीक है, जब स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तो जो भी जेजी यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है वो क्या करेंगे, रेनिन जो है उसको रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, जब जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स है, तो वो क्या करेंगे, apparatus है वो क्या करेंगे, जो रेनिन जो है, ठीक है, रेनिन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, राइट, सो वहां पे क्या होगा फिर, जो है एंजियोटेंसिन सॉरी एंजियोटेंसिनोजन जो है, ठीक है, वो वहां पे वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट किसमें होगा, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ठीक है, ये फर्दर फिर जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो एसीई है, ठीक है, एसी एंजाइम के थ्रू जो है वहां पे वो कन्वर्ट होगा, राइट, सो एसीई जो है, ठीक है, सो ये बेसिकली एक हार्मोन है, ठीक है, सो जहां से इसकी वजह से जनरली बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि फंक्शंस है, ठीक है, सो वो वहां पे कैरी होते हैं, राइट, सो अरे एक मिनट, सो बेसिकली जो ए सी ई है, ठीक है, सो ए सी ई जो है जनरली जो हार्मोन है, ठीक है, सो वो होता है, ठीक है, सो जो ए सी ई हार्मोन है, ठीक है, सो वो जनरली उसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहा जाता है, राइट, यानी जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ना उसको 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सो एसी बेसिकली एक सेंट्रल कंपोनेंट माना जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सो वो कंट्रोल होता है, और उसके साथ में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो भी यानी इस एंजाइम के थ्रू ही जो है वो रेगुलेट होता है, ठीक है, तो जो भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी एंजियोटेंसिन 1 है, ठीक है, सो उसको एंजियोटेंसिन 2 जो हार्मोन है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेगा, राइट, इस तरह से एसीई जो है उसकी प्रोसेस होती है, राइट, so the macular denser cells in the walls of ascending loop of Henle of the nephron is another type of osmoreceptor. However, it stimulates the juxtaglomerular apparatus, that is JGA, instead of the hypothalamus. When the macular densa is stimulated by high osmolarity, the JGE releases the renin into bloodstream, which cleaves angiotensin into angiotensin 1 by the enzyme angiotensin जो एंजाइम होता है, ठीक है, सो एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है, ठीक है, सो कन्वर्टिंग एंजाइम उसको बोला जाता है एक्चुअली, ठीक है, सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके थ्रू ये प्रोसेस होती है, जहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो ये कन्वर्जन कहाँ पे होता है, जनरली लंग्स में जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होती है फिर वो किडनी में वर्क करती है, ठीक है, सो जो एंजियोटेंसिन 2 है,
ठीक है, ये क्या करता है फिर, जो हाइपोथैलेमस है उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, ताकि जो सेंसेशन है थर्स्ट की, ठीक है, तो वो वहां पे क्रिएट होने लगे। उसके साथ में जो है साथ में जो है ये अल्डोस्टेरोन जो है, ठीक है, उसको भी रिलीज करता है, ताकि जो इंक्रीज वाटर रिएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो वो फिर से हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल पे आ सके, राइट। सो सो बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम जो है, ठीक है, और जो थर्स्ट है, ठीक है, तो वो जनरली स्टिमुलाई के कारण जो है वो हम देख सकते हैं, राइट। यानी अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, तो थर्स्ट जो है वो बढ़ेगी, तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी और थर्स्ट बढ़ने लगेगी। सो इस यानी हम कह सकते हैं कि जो भी किडनीज है, सॉरी, जो भी लो ब्लड प्रेशर है किडनी में, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के कारण जो है किडनी जनरली स्टिमुलेट करेगी जो भी रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम है उसको, एंड जो थर्स्ट जो है फिर वो इंक्रीज वहां पे होने लगेगी, राइट। सो तो यहाँ पे ही हम स्टॉप करते हैं। उसके बाद में कल जो है रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट जो है, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, ठीक है। आज हमने वाटर इनटेक एंड सॉरी हाइपोथैलेमस मेडिएटेड थर्स्ट, ठीक है, और रेनिन एंड एंजियोटेंसिन सिस्टम मेडिएटेड थर्स्ट जो है वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में कल रेगुलेशन ऑफ वाटर जो है, वाटर आउटपुट क्या होता है, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, और उसके साथ में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो भी थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ में जो भी यूरिया साइकिल है, ये तो आपको नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, पर ठीक है, वाटर इनटेक जो है हम देख ही रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ रेगुलेशन हमारा बच गया है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल, प्रेजेंट रहने के लिए थैंक यू। तो कल हम मिलते हैं फिर से, कल आपकी टेस्ट होगी, राइट, 12 से 1 बजे तक जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, जितना पोर्शन हमारा हो चुका है उसके ऊपर आपकी टेस्ट है कल, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।